सभी सुनील भैयाओं का मैं स्वागत करता हूं। कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के अध्याय 3 सरकार क्या है के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सरकार क्या है, सरकार के प्रकार, सरकार के अंग, सरकार के स्तर और सरकार के कार्य। मेरा सभी भैयाओं से अनुरोध है कि सभी विषयों की पाठ्य पुस्तक NCERT की इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड करें और उनको पढ़ें। आइए अब हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ न्यूज की कटिंग रख रहा हूं, उन्हें आप पढ़ें और समझने का प्रयास करें। पहले कटिंग में है, पवार से सीखा कम विधायक में कैसे बनती है सरकार। दूसरी कटिंग में, दिल्ली सरकार ने 3 साल में 10,000 फाइलें भेजी, 97% मंजूर की, 3% ही लौटाई। तीसरी कटिंग में है, सरकार के दावे फैल, पेयजल के लिए तरसती रही जनता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड और है, इसमें भी हम पढ़ते हैं, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। इन स्लाइड को देखकर हम सबके दिमाग में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है, वो है कि सरकार क्या है, इस सरकार का क्या अर्थ है। इस शब्द को हम अपने आसपास में सुनते हैं, घर में भी बातचीत करते सुनते हैं, न्यूज में भी हम सुनते हैं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इसको पढ़ते भी हैं। चलिए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार क्या है। किसी राष्ट्र व राज्य आदि का शासन प्रबंध करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। कोई भी राष्ट्र है, राज्य है, जैसे भारत हमारा एक देश है और भारत में भी एक सरकार है, क्योंकि ये भौगोलिक विविधता में जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी एक सरकार की आवश्यकता है। अब बात यह है कि सरकार की आवश्यकता क्यों है, तो देखिए इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो इतने बड़े जनसंख्या वाले देश के अंदर सभी जनता तो निर्णय नहीं ले सकती, सारे काम तो नहीं कर सकती, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर उनको कुछ प्रतिनिधियों को चुनाव करना होता है जो सबके लिए निर्णय ले, सामूहिक रूप से निर्णय ले। इसके लिए हम सरकार का गठन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से भारत में सरकार है, उसी प्रकार से दुनिया के बाकी देशों में भी सरकार है। अब प्रश्न यहां से निकलकर यह आता है, क्या सभी देशों में एक जैसी ही सरकार है? तो हम कहेंगे जी नहीं। सरकार को मुख्य रूप से 2 भागों में हम विभक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरकार के प्रकार। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र। लोकतंत्र समझते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। इसमें क्या होता है, जनता अपने में से कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, जिसको हम सरकार कहते हैं। लेकिन राजतंत्र में बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजतंत्र क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे कि एक राजा है, उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा या उसके रहते हुए भी उसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, इस प्रकार से रहेगा। अब हम समझते हैं लोकतंत्र व राजतंत्र के मध्य में क्या अंतर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके सामने एक टेबल प्रदर्शित हो रही है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है। तो देखिए हम पहले बिंदु की समीक्षा करते हैं लोकतंत्र के संदर्भ में। तो सरकार का चुनाव जनता द्वारा होता है। तो मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया भी था कि जनता अपने में से कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में वंशानुगत शासन चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो राजा या रानी या उनके उत्तराधिकारी का शासन होता है। दूसरा ये है लोकतंत्र के संदर्भ में बिंदु है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार जो होती है वो संसदीय प्रणाली के द्वारा ही कोई निर्णय लागू करती है, कानून बनाती है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में क्या होता है, राजा ही सर्वोपरि है, वह निर्णय लेने में स्वतंत्र, उसको किसी के प्रति उसकी जवाबदेही नहीं है, उसको किसी को पूछने की, समझने की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र के संदर्भ में हम तीसरा बिंदु देखते हैं, सरकार के गलत निर्णय का जनता विरोध कर सकती है। गलत निर्णय हो चाहे किसी भी निर्णय का, हम जनता है वहां पर उसको विरोध कर सकती है, उसको विरोध करने की स्वीकृति दी जाती है। लेकिन राजतंत्र में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राजा के निर्णय का जनता विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि राजा वहां पर सर्वोपरि है। तो यहां पर हमने इस संदर्भ में इसके अंतर को समझा है। अब हम लोकतंत्र से संबंधित कुछ तथ्यों को समझेंगे, लोकतंत्र के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पाठ्य पुस्तक का भी एक हिस्सा है। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। वयस्क नागरिक से अभिप्राय 18 वर्ष से अधिक आयु, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को हम वोट देने का अधिकार सरकार देती है। लेकिन शुरू से क्या ऐसी व्यवस्था थी? जी बिल्कुल नहीं थी। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने
देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब कि औरतों और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र में पहले गरीबों को, औरतों को, अशिक्षित लोगों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अमीर, पढ़े लिखे और पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। अब इस प्रकार से पूर्ण रूप से लोकतंत्र तो नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि इसमें सभी लोगों की सहभागिता नहीं होती थी। आगे हम इसको अध्ययन करते हैं। अब भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। भारत में भी ये स्थिति थी। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत अनेक कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास में चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता था। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया। देखिए, अब अमीर गरीब किसी के हाथ की बात नहीं है ना। पुरुष स्त्री भी किसी के हाथ की बात नहीं है। यह हमारे नियंत्रण के बाहर की वस्तु है और इस आधार पर अगर किसी को वोट देने से वंचित करना, इसका गांधी जी ने पूरा विरोध किया। आगे हम समझते हैं इस चैप्टर को। संसार में कहीं भी सरकारों ने अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। स्वेच्छा से कभी कोई सरकार ने अपनी शक्ति नहीं बांटी। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजों में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया। पहले पुरुषों के काम माने जाते थे जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था को संभाला। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को काम करने का अवसर करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। महिला ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए कितना कड़ा संघर्ष हुआ। महिलाओं और हर तबके ने इसका विरोध किया और अंत में जाकर आज हम लोकतंत्र का एक मजबूत स्वरूप है जो देख पा रहे हैं। भारत में सरकार के 3 अंग कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और भारत में सरकार का क्या स्वरूप है। आखिर हमारी जो सरकार है वो किन संस्थानों से मिलकर बनती है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों का जो समूह है उससे बनती है हमारी सरकार। अब हम इन तीनों की विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के संदर्भ में कुछ बिंदु है, उन्हें हम स्पष्ट कर लेते हैं। पहले इसे संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका के 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। आप याद रखिए कि राज्यसभा है वो 3 अंग राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। प्रधानमंत्री भी व्यवस्थापिका का हिस्सा होता है क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य होता है और जितने भी सांसद वगैरह सभी हैं वो लोकसभा स्वयं पूरी की पूरी व्यवस्थापिका का हिस्सा होती है। तीसरा बिंदु है कानून बनाने, कानून में संशोधन करने व किसी कानून को हटाने का कार्य कोई करती है तो वो हमारी व्यवस्थापिका करती है। चलिए अगला बिंदु है कार्यपालिका। कार्यपालिका से संबंधित हम बिंदुओं को देखते हैं। कार्यपालिका के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कानून लागू करना कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनको लागू करना और कानून की पालना करवाना। जो पालन नहीं करता उनके लिए दंड विधान है, ऐसे लोगों को सजा देना जो कानून के अनुरूप काम नहीं करते हैं। शासन का अधिकार रखती है, जनतंत्र में इसको शासन चलाने का पूरा अधिकार जनता उसको दे देती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है।
कार्यपालिका। संविधान के अनुरूप शासन चलाना व निर्णय लेना यह भी कार्यपालिका का एक अधिकार है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित कुछ बिंदु देखते हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देना व न्याय को स्थापित करना, यह न्यायपालिका का काम होता है। और न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। तो अब हम चर्चा करेंगे सरकार के स्तर के बारे में। तो सबसे पहले सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। पूरे देश में अच्छी शासन व्यवस्था के लिए हम सरकार को 3 स्तरों पर विभक्त करते हैं। अब हम इन तीनों की विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केंद्र सरकार को। अब हम केंद्र सरकार के कार्यों को देखते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्र में संविधान के अनुसार राष्ट्रहित के कार्य करना व निर्णय लेना, राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करना, ये केंद्र सरकार का कार्य होता है। अब केंद्र सरकार के बारे में कुछ जानकारी हम लेते हैं। केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है व उसकी सहायता हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अब आप देखेंगे आपके सामने भारत का मानचित्र है। इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि भारत में अलग अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हैं और इन सब राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम केंद्र सरकार का है। राष्ट्र की बाहरी देशों से सुरक्षा करने में, सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य भी केंद्र सरकार के हिस्से में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का भी जिम्मा है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में। बात करते हैं राज्य स्तर पर किस प्रकार की प्रणाली की जाएगी। तो राज्य सरकार के बारे में हम समझते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं राज्य में संविधान के अनुसार जनहित के कार्य करना व निर्णय लेना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार में का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। विधानमंडल, राज्यपाल और मंत्रिमंडल, राज्य प्रशासनिक अधिकारी आदि राज्य सरकार के सदस्य होते हैं। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, राजस्थान हमारा एक राज्य है और इसका शासन व्यवस्था जो है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार करती है। वर्तमान में राजस्थान में गहलोत सरकार है। चलिए अब हम सरकार के अगले स्तर की बात करते हैं, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में क्या होता है, शासन के उत्तम संचालन हेतु संभाग, जिला, शहर, पंचायत, गांव स्तर पर विभाजन किया जाता है, वो सब स्थानीय सरकारें होती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने राजस्थान के बारे में भी बात की, तो राजस्थान में जैसे जोधपुर संभाग है, 7 संभागों में इसको विभक्त किया गया है, एक जोन बनाया गया ताकि प्रशासन व्यवस्थाएं और अच्छे से लागू हो सके। और उसमें जैसे देखिए इसको संभाग को भी वापस डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी इसको देखिए डिवाइड किया गया है ताकि और अच्छे से हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। और जिला स्तर को फिर हमने तहसील स्तर पर कन्वर्ट किया है और तहसीलों को वापस पंचायत, ग्राम सेवक, इन स्थानों पर हमने इसको विभक्त किया है। अब हम बात करेंगे सरकार के कार्यों के बारे में। तो राष्ट्र की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना यह एक सरकार का प्रमुख कार्य होता है। जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के बारे में हम सब ने सुना है, उसके लिए सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप बनाई जिससे कि हम किसी भी संक्रमित व्यक्ति के आसपास में होने पर वो हमें अलर्ट कर देता और हम बिल्कुल सचेत हो सकते हैं उससे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये बनाई गई योजना है। उज्ज्वला योजना है। भारत सरकार ने पोस्ट विभाग का निर्माण किया है, पोस्ट विभाग का संचालन करती है भारत सरकार और उसके माध्यम से हम अपने पत्र पत्रिकाओं को बड़ी आसानी से दुर्गम स्थानों पर भेज सकते हैं। सड़क का निर्माण करना ये सरकार का कार्य है। स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब सरकार के कार्य हैं। परिवहन के साधन, बस है, वायुयान है, रेल है, इन सब परिवहन साधनों की व्यवस्था करना ये भी सरकार का कार्य है। दूसरा है विद्युत उत्पादन करना और विद्युत का सही तरीके से संचालन करना, यह भी सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी रहती है क्योंकि इसी के आधार पर सभी उद्योग धंधे आजकल स्थापित हो रहे हैं। तो विद्युत का निर्माण करना ये भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इस पर भी सरकार है जो अलग अलग प्रकार से आप देखते हैं, सोलर ऊर्जा, वाटर से और पवन ऊर्जा, इन प्रकार से सरकार है जो विद्युत उत्पादन के नए नए स्रोत ढूंढती है और उनके माध्यम से विद्युत का निर्माण भी करती है। महंगाई जो बढ़ती है, जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति के लिए महंगाई बड़ी मुश्किल हो जाती है, सब्जी दालों के दाम बढ़ जाते हैं, वो उनकी वजह को जानकर सरकार को इन पर नियंत्रण स्थापित करना है। हालांकि माल की किसी भी वस्तु की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी कमी होती है। तो कई बार कुछ व्यापारी किसी वस्तु से अधिक मुनाफा कमाने के लिए उसकी जमाखोरी कर लेते हैं, जैसे प्याज को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में उसको उपलब्ध नहीं करवाते। जब कमी लगती है, जब दाम बढ़ते हैं, तब उसको मार्केट में अवेलेबल कराते, इससे महंगाई है वो बढ़ती है। तो सरकार ऐसे जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती है और जो भी दूसरे भी जो रीजन होते हैं उन सब पर विचार विमर्श करती हैं और महंगाई को नियंत्रण में करती है। इससे आम जनता है आसानी से अपना जीवन यापन कर सके।
कानून पालन करवाना। सरकार जो कानून होते हैं जनता उसका पालन नहीं करती, उसको पालन करना ये सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिस प्रकार से अभी हम देखते हैं कि कोरोना वायरस में इतने सख्त नियम होने के बाद में भी कुछ लोग जो गाड़ियाँ लेकर आ रही थी तो पुलिस प्रशासन उन्हें रोककर पूछताछ करती है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की गई है, लाठियाँ भी बरसाई गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस अध्याय में सरकार के बारे में हमने जाना है और हम अध्याय 4 को जल्दी ही लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम।